वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी और आपकी अपनी शिप्रा मैम की जबानी बच्चों। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का आखिरी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है एथिकल इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले अगर आप नीट या IIT क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप हमारी वेल क्वालिफाइड टीम को फॉलो कर सकते हैं और उसका एक मेंबर मैं भी हूं। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं। व्हाट इज एथिकल इश्यूज बच्चों जी? एथिकल इश्यूज कम ऑन। देखिए क्या होता है, हम लोगों ने कोई ट्रांसजेनिक एनिमल बना लिया, मैंने कोई ट्रांसजेनिक क्रॉप बना ली, मैंने अपना कुछ समझिए मैंने बनाया है, मैंने पेटेंट करा लिया। उसके बाद उचकते हुए ये नीलेश भैया आए, नहीं 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 ये तो मेरा 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 मेरा। पर अगर एक बार मैंने डॉक्यूमेंटेशन करा लिया कि ये सिर्फ मेरा है, इस पर मेरा हक है, तो फिर नीलेश भैया कुछ भी कर लें, मैं केस लड़ूंगी, मैं लड़ूंगी झगड़ूंगी और मैं वो अगर जीत गई तो इनने जितने भी क्लेम उस चीज़ पे किए थे वो सब हट जाएंगे। और अगर मैं हार गई तो अब वो पेटेंट जो चीज़ है जो मैंने बनाई थी वो इनकी हो जाएगी। क्लियर है ना? दूसरी चीज़, तो इसका मतलब ये है कि आज हम पेटेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। एथिकल इश्यूज के बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए ऐसा होता है कि जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, सपोज दैट इफ वी आर गोइंग टू मेक द ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल में हम एक और शिप्रा मैम क्यों नहीं बना देते? बना सकते, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, बना लो, जो बनाना बना लो। पर बात यह है कि आप किसी भी एनिमल्स के साथ ऐसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते बच्चों। अगर ऐसा होता ना तो दुनिया में आधे एनिमल्स पे हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लेना था, पर ऐसा होता नहीं है। क्लियर हो रही है बात? तो हर इंस्टीट्यूट में एक एथिकल कमिटी होती है। एथिकल कमिटी एनिमल की भी होती है, ह्यूमंस की भी होती है। अगर आपको ह्यूमन की किसी सेल पे एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको ह्यूमन एथिकल कमिटी से क्लियरेंस लेना होता है। अगर आपको किसी एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको एनिमल एथिकल कमिटी से क्लियरेंस लेना होता है। आप यूं ही एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। सपोज दैट कि मुझे किसी के ब्लड के सैंपल पर एक्सपेरिमेंट करना है तो मुझे इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन एथिकल कमिटी से क्लियरेंस लेना पड़ेगा, तभी मैं अपना काम कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी एनिमल पे काम करना है तो मुझे उस एनिमल इंस्टीट्यूशनल कमिटी से, एथिकल कमिटी से क्लियरेंस लेना पड़ेगा, तभी मैं उस एनिमल पे वर्क कर सकती हूँ। अगर मैंने बिना क्लियरेंस लिए काम किया तो आपको पता है वो काम कहीं भी देखा नहीं जाएगा, कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब हम उस पेपर को प्रेजेंट करेंगे, कहीं पब्लिश करेंगे, तो हमें एथिकल सर्टिफिकेट लगाना होता है। समझ में आई बात? तो क्या एथिकल इश्यूज आते हैं? क्यों नहीं हम हर एनिमल को यूज कर लेते हैं? क्यों नहीं हम हर का ट्रांसजेन बना लेते हैं? क्यों नहीं हम हर का क्लोन बना लेते हैं? आइए समझते हैं एथिकल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। बायो एथिक्स क्या होते हैं? क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट बायोलॉजी में है तो कुछ एथिक्स होने चाहिए। लोग कहते हैं कि आपको मान सम्मान होना चाहिए, कोई एथिक्स नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? तो क्या है एथिक्स? एथिक्स का मतलब ये होता है कि यू आर लिमिटेड, ये आपके एथिक्स है, इसके आगे मत जाना, क्योंकि अगर आपने ये काम इसके आगे जाकर किया तो वो अनएथिकल है, उससे दुनिया में नकारा ही जाएगा। किसी का बिहेवियर हो गया, कोई वर्क हो गया। हम जब भी हम लोग जो है, जैसे मान लो कि सपोज दैट कि हम किसी कंपनी में काम करते, कंपनी हमें आपको ये वादा किया पर वो वादा नहीं कर पा रही है, तो वो एथिकली राइट नहीं है। या हमने कोई ऐसा काम कर दिया जो कंपनी के लिए सही नहीं है, तो हम एथिकली रॉन्ग हैं। सो ये हर जगह एप्लीकेबल है। इफ दिस इज एप्लीकेबल इनटू द बायोलॉजी, दिस इज कॉल्ड एज बायोएथिक्स। क्या कहलाता है? बायोएथिक्स। ठीक है, तुम हर ऑर्गेनिज्म के साथ छेड़छाड़ करने लगे तो हो गया फिर, है ना? सो इन एथिक्स अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बाय विच अ कम्युनिटी रेगुलेट्स इट्स बिहेवियर and decide to which activity is legitimate and which is not। तो हम लोगों ने इन कमिटीज के थ्रू ये कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ रेगुलेशन बना रखे हैं। क्लियर है? इन कमिटीज के थ्रू हमने कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ रेगुलेशन बना रखे हैं कि इसके आगे जाकर काम मत करना, क्योंकि अगर तुमने इसके आगे जाकर काम किया तो दिस इज नॉट एथिकली राइट और ये काम आपको जेल भी डाल सकता है। तो दिस इज आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, ये सेट है बायोलॉजी की कमिटी के थ्रू। क्या आपको रोकना है, ये भी है। क्या आप इसके आगे नहीं कर सकते, ये सब कमिटीज डिसाइड करती हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम किसी का भी जीन मैनिपुलेट कर देते हैं, कोई भी जीन निकाल लेते हैं, कोई भी जीन डाल देते हैं। अगर ऐसे ही सब ऑर्गेनिज्म में हम जीन डालने लगे तो हम ऑर्गेनिज्म की इंटीग्रिटी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं।
हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो पहले परमिशन लो, एक दो जो है जानवरों पे करके देखो कि पूरे जितने सिस्टम में एनिमल्स हैं उन सब पे एक्सपेरिमेंट करके देखोगे। जीन मैनिपुलेशन, उनके पास जबान नहीं है, वो कुछ एक्शन नहीं ले सकते, तो आप कुछ भी करोगे क्या यार। सो जीन मैनिपुलेशन हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, पर उसके बावजूद हमारी एक लिमिट है। इस लिमिट के आगे आपको नहीं जाना है, इस बात को आपको याद रखना है। मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। समझ में आई बात। हम जेनेटिक मैनिपुलेशन करेंगे पर एक लिमिट तक ही करेंगे और हमारा बिहेवियर वहां पर डिसाइडेड होगा, इसके आगे मत जाना, क्योंकि अगर इसके आगे तुम गए, प्रोटोकॉल के आगे गए तुम, तो तुम्हें जेल हो जाएगी। क्लियर है। बायोएथिकल जो है, बायोएथिक्स के अंडर हम हर चीज का अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखते हैं, और इन स्टैंडर्ड्स के अंदर, इन रेगुलेशन के अंदर, इन रेगुलेशनल कमिटी जो होती है ये हमको ये बताती हैं कि मोरालिटी इवैल्यूएट करती हैं। ध्यान से समझना, हमेशा एथिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द मोरालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। क्लियर है। हम जो काम कर रहे हैं वो आपका मोराल कितना है, ऐसा तो नहीं कि आप जो है आपकी कुछ भी करे जा रहे हैं, आपकी मोरालिटी होनी चाहिए। आप जो है एथिक्स के अंदर रह के काम करिए, ज़्यादा पैर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट। हो सकता है कि जो भी जीन आप मॉडिफाई कर रहे हैं उसके अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आपको मिले। हो सकता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आपकी सृष्टि में बन जाए जो बहुत डेंजरस हो, ठीक है, जो बहुत ही अजीब व गरीब हो। फिर हम क्या करेंगे, ऐसा ऑर्गेनिज्म अगर आ गया, फिर वो ब्रीड करके बच्चे पैदा करने लगा, तो आपके इकोसिस्टम में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आ गया जो कि सस्टेनेबल और मतलब अजीब है, ठीक है, वैसे होते ही नहीं है, तो इस तरीके से आपका इकोसिस्टम जो है वो बिगड़ जाएगा और आप जेनेटिक मैनिपुलेशन से अजीब व गरीब स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करने लगेंगे। और इकोसिस्टम जो है डिज़ाइन नॉर्मल चीज़ों के लिए है, अगर कुछ और आ गया तो आपका इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि अब वो जो आपने जेनेटिक मैनिपुलेशन किया उससे एक नई स्पीशीज आ गई है जिसकी डिपेंडेंसी आपके इकोसिस्टम पे, तो दूसरों को खाना मिलना कम हो जाएगा। क्लियर है। नाउ देयरफॉर अब हम कैसे डिसाइड करें बेटा जी कि ये काम होना है क्या नहीं होना है। गवर्नमेंट हैज सेटअप, ठीक है, गवर्नमेंट हैज सेटअप ऑर्गेनाइजेशन सच एज GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी जो होती है ये हमको ये बताती है कि जो भी मैनिपुलेशन किया है ना, इस लिमिट में ही करना। ठीक है, ये डिसीजन लेती है कि आपका जो रिसर्च है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का जो रिसर्च है, उसकी क्या वैलिडिटी होनी चाहिए, उसके क्या रेगुलेशन होने चाहिए, उसकी क्या कहते हैं लिमिटेशंस होनी चाहिए। ठीक है, और ये याद रखना कि ये इस कमेटी के रेगुलेशन के अंदर हम ऐसे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जो कि पब्लिक सर्विसेज के लिए क्या हो, सेफ हो। ऐसा कुछ बनाकर ह्यूमन पॉपुलेशन में मत ऐड कर देना जो ह्यूमन बीइंग को ही खा जाए। क्लियर है। तो ये सब कौन रेगुलेट करता है, ये है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। क्लियर है। नाउ अब हम बात करते हैं कि अगर हम कंटिन्यूअसली बिना अपने एथिक्स के बायोटेक्नोलॉजी से ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते रहेंगे तो क्या क्या गड़बड़ियां आपके समाज में हो सकती है। ठीक है, जैसे कि ओके, सो क्या है बायोएथिकल कंसर्न टू बायोटेक्नोलॉजी। क्या है कंसर्न बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का, बायोएथिक्स का इनटू द बायोटेक्नोलॉजी। व्हेन द एनिमल्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स दे आर वर्चुअली रिड्यूस द स्टेटस ऑफ द फैक्ट्री। इसका मतलब ये है कि आपको मान लो कोई प्रोटीन बनाना है, ध्यान समझो। ठीक है, अब वही प्रोटीन तुम्हें एनिमल के अंदर क्यों बनाना है यार, आप इंडस्ट्रीज में भी तो बना सकते हो। और इस तरीके से जो नॉर्मल प्रोसीजर उसके शरीर का है उसको आपने ऑल्टर कर दिया और उसको मजबूर किया, आपने उसका एक्सटॉर्शन किया, आपने उसका शोषण किया और उसकी बॉडी में जब जबरदस्ती कोई प्रोटीन बनाने वाला जीन घुसा दिया और इस तरीके से उसकी बॉडी पर लोड बढ़ा और आपने फिर जो है मतलब आपने मैनिपुलेट कर दिया। उस जरूरत नहीं थी, आप कोई भी चीज़ उसको आर्टिफिशियल भी कर सकते थे पर आप माने नहीं। ठीक है, यूज ऑफ एनिमल्स इन बायोटेक्नोलॉजी कॉजेज ग्रेट सफरिंग टू देम। ठीक है, आपने उसका शोषण किया, आप उसको लाए, उसमें उसके जो है मतलब उसका एम्ब्रियो था, उसके एम्ब्रियो में अपने जीन इंसर्ट किया, तो अल्टीमेटली आप उसको परेशानी तो कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये याद रखिएगा कि जब भी हम जीन को ट्रांसफ़र करते हैं, सपोज दैट कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई जीन है, ठीक है, ह्यूमन का कोई जीन अगर आप जानवर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक जानवर को इंसानी तो बनाने की कोशिश कर रहे हो। समझ रहे हो बात को। अगर किसी जानवर का जीन अगर आप किसी ह्यूमन में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप डाइल्यूशन कर रहे हो ह्यूमननेस का। एक
एक ना नोवेलिटी नाम की चीज़ होती है। नोवेलिटी का मतलब कि ये फीचर सिर्फ इंसान में ही रहेंगे। अगर ये फीचर हैं मतलब आप इंसान हो, नहीं तो आप जानवर हो। पर अगर आप वही फीचर के जीन्स उस जानवर को दे दोगे तो अब जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है बेटा जी, लल्ला जी, नन्नो जी, मुन्नो जी? कोई फ़र्क नहीं। तो आपने किया क्या है, आपने इंसानियत को डाइल्यूट कर दिया क्योंकि आपने इंसान के जीन किसी और में डाल रहे हो। क्लियर है? सो नेक्स्ट इज, तो मैंने आपको बोला था इंटीग्रिटी ऑफ स्पीशीज में एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। ठीक है, आप अगर कोई जीन ट्रांसफर कर रहे हो तो एक आध ऑर्गेनिज्म में करके देख लो, ठीक है, बायोथिक्स आपको इतनी लिमिट दे सकता है, वो भी अप्रूवल के बाद। पर आप मान नहीं रहे हो, जीन ट्रांसफर किए जा रहे हो, तो जिससे किसी भी स्पीशीज की इंटीग्रिटी में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि भैया ये क्वालिटी इसी में होनी चाहिए। अगर आप उस क्वालिटी को इलैबोरेट करके हर जानवर में दे रहे हो तो क्या कैसे फर्क करोगे, कैसे बताओगे कि ह्यूमन में एक्सक्लूसिव कैरेक्टर होता है? ठीक है, नाउ रिस्क टू बायोडाइवर्सिटी, आप कुछ ऐसा ही बना के ले आए जो पूरी डाइवर्सिटी को ही नष्ट करने लगा, तो बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होने के बहुत चांसेस हो सकता है कि किसी ऑर्गेनिज्म के लिए खतरनाक हो। ठीक है, एंड दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल फॉर द लिविंग बींग्स। कैसे होता है, ध्यान सुनिएगा। सो हाउ इट इज डिसरिस्पेक्टफुल फॉर लिविंग बींग्स, लेट मी एक्सप्लेन यू। किसी लिविंग बीइंग को ले आए तुम, वो प्रेग्नेंट थी, तुमने उसमें जीन इंसर्ट किया, उसको पकड़ के रखे रहा है क्योंकि हमें देखना है, पिंजरे में बंद करके देखिए उसके अंदर क्या हो रहा है। बाद में उसको सैक्रिफाइस भी कर दिया, तो ये तो मतलब दयनीय चीज़ है ना यार। एक दो पे करके देखो, पर अगर आप कंटिन्यूसली ये कर रहे हो तो दिस इज नॉट गुड। सो ये सब चीज़ों को रेगुलेशन कौन करता है? बायो एथिकल जेनेटिक इंजीनियरिंग एसोसिएशन ऑफ द इंडिया और किसी भी जो है आपका वर्ल्ड में। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पेटेंट्स। ठीक है, जो मेरा है वो मेरा है। ठीक है, मैंने कोई एक ऐसी चीज़ बना दी जो दुनिया में किसी ने नहीं बनाई, तो अब मुझे वो पेटेंट कराना पड़ेगा। मैंने कोई ब्रांड बना दिया है तो उस ब्रांड को कोई चोरी नहीं कर ले, तो मुझे पेटेंट लगाना पड़ेगा। और जब कोई और उसका नाम रखेगा तो उसके राइट्स जो है उसको मुझसे खरीदने पड़ेंगे, उसके पैसे मुझे मिलेंगे। क्लियर है? नाउ exclusive rights granted by a state to an inventors or their assignee for a limited time। ठीक है, अच्छा ये लिमिटेड टाइम के लिए, तो आपको बार बार उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो है अपनी स्टेट गवर्नमेंट, अपनी इंडियन गवर्नमेंट से या जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट है उससे अप्रूवल लेते हैं कि भैया ये मैंने बना दिया है, ये आज तक किसी ने नहीं बनाया, ये मेरा पेपर, ये ऐसा वर्क करता है, मुझे इसका पेटेंट दो। अब अगर दुनिया में कोई भी बनाएगा तो पहले मान लो जो है आपके जैसा बना दिया, सेम बना दिया, और वो मार्केट में लाना चाहता तो उसके पेटेंट्स खरीदने पड़ेंगे आपको, आप से उसको। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ अ पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ एन इन्वेंशन। बेसिकली ये होता क्या है कि मैंने कुछ मान लो इन्वेंशन कर दिया, समझ रहे हो बात को? मान लो सपोज दैट कि मैंने कुछ इन्वेंशन कर दिया, अब मैं चाहती हूँ कि दुनिया इसका फ़ायदा उठाए, पर अगर दुनिया इसका फ़ायदा उठा लेगी तो फिर मेरे को तो क्रेडिट चाहिए ना हमेशा। तो बेसिकली पेटेंट कुछ नहीं, अपना क्रेडिट लेना होता, मुझे मेरा क्रेडिट दो, बाकी दुनिया जब बनाएगी तो मेरा पेटेंट इस्तेमाल करेगी, मेरा नाम लिखेगी, मेरे से मुझे पैसा देगी उसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, पेटेंट्स आर सपोज टू सेटिस्फाई द 3 क्राइटेरिया। कोई भी पेटेंट जो आप चाहते हैं कि मेरा, मैं सिद्ध करूंगी मेरा है, तो क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए नोवेलिटी, फिर नॉन ऑब्वियसनेस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। चलिए देखते हैं क्या क्या ये। नोवेलिटी का मतलब ये है कि हमेशा न्यू होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने उठा ले आए जो पुराना था, ऐसा नहीं। पेटेंट हमेशा बिल्कुल न्यू होना चाहिए, फ्रेश अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, और ये याद रखिए नॉन ऑब्वियसनेस का मतलब ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, पहली बार आप ही दोगे इसका डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद ये याद रखिए कि इंडस्ट्रियलिटी का मतलब ये होता है कि जो आप पेटेंट बना रहे हो, ऐसा नहीं कुछ भी बना दिया, सीमेंट ले आए हैं हम, ये सीमेंट जो है कभी जमेगा ही नहीं, वाह इसका क्या यूज़ है ह्यूमन बीइंग के एप्लीकेशंस में। तो बेसिकली पेटेंट जो होना चाहिए उसका एप्लीकेशन ह्यूमंस के लिए पावरफुल और पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पेटेंट क्या होना चाहिए? न्यू होना चाहिए, कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं होना चाहिए, और उसका यूज़ होना चाहिए। ठीक है, नाउ पेटेंट किस चीज़ के लिए दिए जाते हैं? ठीक है, पेटेंट जो होते हैं वो अप्रूव किस चीज़ के लिए होते हैं? एक इन्वेंशन के लिए, मैंने कोई ऐसी चीज़ खोज ली जो दुनिया में किसी ने नहीं खोजी, उसके लिए दिया जाएगा। ठीक है, कोई इन्वेंशन है उसको मैंने और अच्छा इंप्रूव करके नया बना के दिया, उसके लिए दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने कोई एक प्रोडक्ट बना दिया है, उसके लिए दिया जाएगा। ठीक है, और मैंने कोई एक नई चीज़ डिज़ाइन की है जिसको एप्लीकेशन करके या जिसको अप्लाई करके आप जो है आग लगा सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए पेटेंट दिया जाता है। ठीक है, नाउ पेटेंट्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल एंटिटीज़ के लिए अगर आप दे रहे हैं, कोई जीन, ट्रांसजेनिक एनिमल जो किसी ने नहीं बनाया, कोई मेडिसिन बनाई, कोई वैक्सीन बनाई, कोई भी चीज़ बनाई जो किसी और ने नहीं बनाई, क्योंकि ये बायोलॉजी में बन रहा है, इसीलिए हम इसको बायो पेटेंट कहते हैं।
ठीक है। सो पेटेंट विच आर गोइंग टू फॉर्म फॉर द बायोलॉजिकल एंटिटीज कॉल्ड एज बायो पेटेंट्स, ठीक है। अब क्या होता है, अब होता ये है दुनिया जो है ना बहुत बड़ी है। अब क्या होता है कि लोग बोलते हैं ये मेरा है, 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 बहुत सारे लफड़े हुए हैं, बहुत सारे लफड़े हुए हैं, पता है। अब लोग लड़ते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अब वही है जो केस जीत जाएगा, पूरे पेटेंट्स बोलेंगे हाँ तेरा ही है, भले उसने नहीं किया हो, पर अगर वो लड़ते समय वो जीत गया ना तो पेटेंट उसका है। क्लियर है। तो बेसिकली लोग जो होते हैं ना, बहुत एक ही पेटेंट पे बहुत सारी कंपनियां लड़ रही होती हैं। क्लियर है। और आपको पता है कि कोई पेटेंट आ जाता है तो लोग उसको कॉपी कर देते हैं, बोलते हैं हमने पहले दिया, हमने पहले दिया, ठीक है। तो हम जो है पेटेंट बनाते हैं बाय द यूज ऑफ डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल, पेटेंट बनाते हैं प्लांट के लिए, पेटेंट बनाते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए, पर बहुत लड़ाई झगड़ा भी होता है, ठीक है। अब सबसे पहले गड़बड़ पता क्या हुई, पेटेंट जो है आपको पता है बासमती राइस जो है वो इंडिया का राइस है, ठीक है। यूएस से बहुत लड़ाई चली कि बासमती हमारा है, बासमती हमारा है, बहुत लड़ाई चली। 2 लाख प्रकार की बासमती की प्रजातियां होती। बाद में इंडिया ने पेटेंट जीत लिया कि हमने हमारा है, बाद में बासमती इंडिया का हो गया। इंडिया का पेटेंट था पर यूएस मानने को तैयार नहीं था। पेटेंट का मतलब सबसे पहले इंडिया में ही उगाया गया। अगर इंडिया में उगाया गया कि तो इंडिया का हक है बासमती पर और कोई उसे छीन नहीं सकता, और कोई क्लेम करेगा तो फिर इंडिया लड़ेगा उससे, और अगर इंडिया जीत गया तो वो बासमती अब उनका ही हो गया, ठीक है। तो राइस जो है वो इंडिया का या वर्ल्ड का ही बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेन होता है, और एशिया के एग्रीकल्चर में हिस्ट्री जन्म जन्मांतरों से है। एशियन कंट्री है इंडिया, जन्म जन्मांतरों से है। क्लियर है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि करीब जो है बासमती की 2 लाख नहीं होती, नॉर्मल चावल की 2 लाख वैरायटी 2 लाख वैरायटीज होती हैं। क्लियर, 2 लाख वैरायटीज के चावल होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया राइस में वन ऑफ द सबसे ज्यादा राइस हमारे होता है। और आपको मैं बता दूं 27, ठीक है, 27 प्रकार के बासमती जो होते हैं वो इंडिया में उगाए जाते हैं। अब ऐसा क्यों बोल रही हूँ ये समझिएगा। बासमती जो है आप चोरी करना, दिस इज कॉल्ड एज बायोपायरेसी, ठीक है। मैं आपको बायोपायरेसी के बारे में थोड़ा समझा देती हूँ, ये टॉपिक पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। चलिए देखते हैं बायोपायरेसी क्या होता है। It is the term used to refer the use of bioresources by the multinational companies. मैंने कोई रिसोर्स बना दिया और तुम ज़्यादा हीरो बन के मल्टीनेशनल कंपनी आई और मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है। और एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक मेरे यहाँ नीम का अच्छा सा यूज़ होता था। इंडिया में जन्म जन्मांतरों से जो है राम जी के ज़माने से नीम को पीस कर चोट में लगा दिया जाता था तो ठीक हो जाता था। अब पेटेंट इंडिया का है। उसके बाद कोई वर्ल्ड की कोई कंट्री आई और बोले कि हमने जो है यूएस में एक लड़का चल रहा था उसके ऊपर नीम डाल के देखा तो वो ठीक हो गया, पेटेंट मेरा है। भैया हम करोड़ों सालों से उसका यूज़ देख रहे हैं तो पेटेंट इंडिया का हुआ ना। और अगर उस पेटेंट का ये मल्टीनेशनल कंपनीज या कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर ऑथराइजेशन या इंफॉर्मेशन के बिना यूज कर रहा है और उसे अपना पेटेंट बता रहा है तो इसे कहते हैं बायोपायरेसी, चोरी करना। इसे क्या कहते हैं? बायोपायरेसी। और ये याद रखना कि बायोपायरेसी अगर आप कर रहे हैं तो आपको पे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। एक तो पहले तो आप क्यों यूज कर रहे हो उसका भयंकर वाला कॉम्पनसेशन होता है बच्चों। क्लियर है? इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच इन फाइनेंशियली, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, उनके पास बिल्डिंग्स बहुत सारी हैं, उनके पास दुनियादारी की हर चीज़ है, पर उनके पास क्या नहीं, तुमको पता है, वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, आपका प्लांट डाइवर्सिटी नहीं है। पर इंडिया में एशियन कंट्रीज के पास प्लांट डाइवर्सिटी के तो कहने ही क्या, अपने यहाँ जड़ी बूटियाँ, मसाले, पता नहीं क्या क्या होता है यार। और हम वर्ल्ड में रिचेस्ट मसाले उगाने वालों में से हैं। क्लियर है? तो अगर वर्ल्ड में हम जो है सबसे ज्यादा रिचेस्ट मसाले उगाने वाले कंट्री हैं तो भैया हम कब से उगा रहे हैं? इंडिया में मसालेदार खाना खाया जाता है तो आज से नहीं खा रहे, अपन बरसों से खाते हुए आ रहे हैं। और कोई ऊपर से यूएस उठता है बोले ये मेरा है तो भैया जी हमारा है, हमारे यहाँ सबसे पहले उगा। तो अगर हमारे यहाँ सबसे पहले उगा तो हमारे ऊपर हक है। और तुमने हमको बताया नहीं और तुम उठा के ले गए और पेटेंट छपवा दिया तो तुमने चोरी की, हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हमको ऑथराइजेशन नहीं दिया, तुमने हमसे तुमने परमिशन नहीं मांगी और तुमने बोला तुम हो। और फिर हम लेंगे उसके ऊपर केस करेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे और कॉम्पनसेशन लेंगे। क्लियर है? डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। और सबको ट्रेडिशनल नॉलेज है चीजों का कि भैया ये जड़ी बूटी इसमें होती है, ये मसाला खाने से ये फायदा होता है। तुम सोचते हो कि पर्टिकुलर मसाले, देखो हल्दी है, लौंग है, काली मिर्च है, जीरा है, और ये भी जो है ब्लैक पेपर है, ये इलायची है, ये मेथी है, ये आपका दैट पुदीना है। तो ये सब हम आज से नहीं खा रहे हैं और दुनिया को हमने बताया है कि ये सब खाने से ये वाला फायदे होते हैं। क्लियर हो रही है इतनी बात? अब देखो,
तो ये समझ गए आप लोगों को। तो जो लोग भी डेवलपिंग कंट्रीज वाले हैं ना यार, उनके पास वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट है, तो उनके पास वैरायटीज़ हैं। और अगर उनके पास वैरायटी है, पहली बार उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने, सोचो जब पहली बार हल्दी का पौधा देखा होगा तो लगाया होगा कितने करोड़ साल पहले, तो पेटेंट हो गया ना। उसके बाद अगर वो किसी ने ले लिया और उसके बाद उसको कुछ करोड़ साल बाद बोला ये हमारा है, तो भैया ऐसा नहीं है, अपन ने तो पहले ही खोज लिया था, तो पेटेंट हमारा है। तो इसे कहते हैं बायोपायरेसी, कि अगर लोग पर्सनल यूज़ के लिए किसी पेटेंट को एक्सप्लॉइट करने लगे, ठीक है। सो ट्रेडिशनल नॉलेज डेवलप बाय वेरियस कम्युनिटीज़ ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। बहुत सारी कम्युनिटीज़, हमारे यहाँ आदिवासी जो होते हैं, उन्होंने बहुत समय लगाया है उसकी क्वालिटीज़ बताई हैं। अब उनके पास नहीं था सोर्स कि वो जो है जाके पब्लिश करा पाए, पर जहाँ से ओरिजिन हुआ है वही उनका वो चीज़ वहीं की पेटेंट है, ठीक है। सो यूज़ ऑफ हर्ब्स, ड्रग्स एक्सेट्रा टू सेव टाइम, एफर्ट, एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द कमर्शलाइजेशन, ठीक है। तो हाँ, कोई हर्ब हमारे पास है तो अगर हम कमर्शलाइज कर लें तो चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं और सही मिलती हैं। पर ये तो गलत बात है कि हम मेरा पेटेंट उस पर छपवा लें, ठीक है। ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ द इनजस्टिस, इनएडिक्वेट कंपनसेशन, बेनिफिट शेयरिंग बिटवीन द डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज, यही बायोपायरेसी के रिजल्ट हो सकता है। मतलब ऐसा क्यों होता है, मतलब बायोपायरेसी एक ऐसी चीज़ है, चोरी है, और अगर कोई कंट्री अगर किसी को करती है तो ये इसलिए कर पाई कि वो जो है लॉज नहीं थे, पर एक, ठीक है, क्यों होता है, किसी ने ले लिया, प्रॉफिट शेयर कर नहीं रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, राइट्स नहीं खरीद रहा है, तो अब हर कंट्री ने, हर डेवलपिंग कंट्री ने क्या बना लिए, लॉज बना लिए हैं। और अगर इस लॉ के खिलाफ अगर तुमने जाके हमारे किसी भी सामान को एक्सप्लॉइट किया तो तुम बायोपायरेसी के कैटेगरी में आए और तुम्हें जेल भी हो सकती है। क्लियर है? The Indian Parliament recently cleared the second amendment of the Indian Patent Bill that takes such issues into the consideration, including patent terms, emergency provision and research and developing initiative. तो ये एक्ट भी पास हुए कि कोई चुराए ना, इसके अंतर्गत ही चीज़ों का यूज़ होना चाहिए, या दूसरी कंट्रीज इसका यूज़ कर सकती है। इसके खिलाफ अगर, मतलब आपके ये अमेंडमेंट है भैया, अगर आप इतना अमाउंट आपको यूज़ करना है तो पहले हमसे राइट्स खरीदो, नहीं खरीदोगे तो तुम यूज़ नहीं कर पाओगे, अगर कर रहे हो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो तुम्हें जेल हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़े। सो बायोपायरेसी, दिस इज क्लियर टू यू पीपल नाउ। अब मैं आपको बता रही थी कि पेटेंट की कंट्रोवर्सी क्या है, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो मैंने आपको बताया कि इंडिया में बहुत सारे टाइप के बासमती उगते हैं और इंडिया का राइट है उस पर, ठीक है, इंडिया ने सबसे पहले उगाया। बासमती राइस में 1997 में टेक्सास की एक कंपनी जो है उसने राइस पर बोला कि ये राइस जो है ये हमारा, हम उगाए हैं, और उन्होंने, कंपनी का नाम है राइसटेक, ठीक है। प्रिंस हैंस एडम जो है, हैंस एडम जो कि प्रिंस थे, कहाँ के, लैंडस्टेन्स का, ठीक है। अब ये जो है इन्होंने बोला कि बासमती राइस जो है ये लाइन ग्रेन है हमारा, हमने उगाया है इसको, ठीक है। अब हुआ ये कि अब यहाँ पे हुआ डिप्लोमेटिक क्राइसिस, किसके बीच में, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच। इंडिया वाले बोले ये हमारा है, ठीक है, और बहुत लड़ते रहे, पार्लियामेंट में लड़ाई होती रही दोनों के अपने, और यूएस को इसमें बहुत एम्बैरेसमेंट भी फील हुआ क्योंकि वो हार गया, क्योंकि हम बहुत टाइम से राइस उगा रहे हैं। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस, और सबसे अच्छे वैराइटीज़ के राइस हमारे यहाँ उगते हैं। और उसके बाद वॉलेंटरली, मतलब यूएस ने अपने हाथ खुद खींचे और बोला ये मेरा नहीं है। इंडिया ने जो है, जो राइस टेक थी वो उसने लॉस किए क्लेम्स ऑफ अपने पेटेंट्स के ऊपर, और इंडिया ने अपना पेटेंट का जो राइट था वो जीत लिया। अब बासमती इंडिया का पेटेंट है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो टर्मरिक है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। अब ये हमें कब से पता है बच्चों, ये हमें पता नहीं कब से पता है, हम तो मुझे लगता है बचपन में पैदा हुए तो उससे पहले मम्मी पापा को करोड़ों साल पहले से पता है, ठीक है। पर हुआ ये कि 1995 में सोचो, हमने तो जो है तो पता नहीं कब से ही पता है हमें, ठीक है। यूएस पेटेंट ऑफिस ग्रांटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी द मेडिकल सेंटर अ पेटेंट फॉर द यूज ऑफ टर्मरिक इन वुंड हीलिंग। ये हमको कब से पता था यार, ठीक है, मतलब दादा परदादा राम जी के जमाने से अपने को ये पता है, ठीक है। बट अब आपके हमारे जो इंडिया के जो आपके डॉक्टर R.A. माशेलकर हैं, ठीक है, इंडियन जो है साइंटिस्ट है, इन्होंने इसको क्लेम किया कि भैया ये बात गलत है, और उन्होंने बताया कि हम जो है कौन से ज़माने से, फलाने ज़माने से जो है हल्दी को एज अ मेडिसिन यूज़ करते आए हैं। और 4 मंथ जैसे उन्होंने अपना क्लेम सबमिट किया, उसके बाद उन्होंने 4 महीने के बाद ये सिद्ध कर दिया कि इंडिया ने सबसे पहले बताया कि टर्मरिक जो है वो वुंड हीलिंग में काम आता है। और आपको पता है कि सेंचुरीज, करोड़ों सालों से ये बात सबको पता है, तुमने 1995 में बता दिया, वाह वाह वाह, ठीक है। तो इंडिया ने पेटेंट, पता था, इंडिया को पता था कि हल्दी से जो है वुंड हील होते हैं। अब तुम आए उड़ते हुए, हमने किया वो भी 1995 95 में बेटा जी, तो काम गड़बड़ है, ठीक है। अब आया नीम,
ठीक है। नीम जो है, नीम का जो है आपको पता है कि नीम किसी भी फंगल इन्फेक्शन को क्योर करता है, ये बात हमको बहुत टाइम से पता है, ठीक है। पर 1996 में वंदना शिवा ने पेटेंट जो कि किसने कराया था, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस, जो कि किसका था ये पेटेंट, आपके WR ग्रेस एंड हिज कंपनी, ठीक है। इन्होंने बताया, मुनीश में थे ये लोग, और इन्होंने बताया कि नीम ऑयल का इस्तेमाल फंजीसाइडल एक्शन के लिए, फंगस को मारने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसने बताया, WR ग्रेस ने। फिर आई वंदना शिवा एंड अजय फटके, ठीक है। और इन्होंने जो मतलब कितने सालों से नीम पे रिसर्च कर रहे थे, और इन्होंने बोला हट बेवकूफ़ बनाते हो, हैं बेवकूफ़ बताते हो, हैं। एंशियंट इंडिया से हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब में पता है कि जो आपके पास नीम के पास जो है वो एक मेडिसिनल मैजिकल प्रॉपर्टी होती है, फंगस को मारना, किसी भी इन्फेक्शन को मारने के लिए होती है। हम वेदों से इस बात के बारे में बात करते आ रहे हैं, ठीक है। तो भैया ग्रेस और इनकी कंपनी, मुनीश की जो कंपनी थी, इन्होंने कुछ अलग नहीं बताया यूरोप के लोगों ने, ठीक है, अपन ने पहले ही बता दिया है। और पेटेंट जो है वो 2005 में इंडिया का ही सिद्ध किया गया। तो चावल हो गया, हल्दी हो गया, नीम हो गया, ये पेटेंट जो हमारे यहाँ से शुरू हुए हैं वो हमारा है। और इसके लिए आपको प्रूफ्स दिखाने पड़ेंगे। कहाँ है बताओ, तो हम वेद दिखाते हैं, देख लो तुम तो आज बता रहे हो 1900 में, हम तो पता नहीं कौन से सदियों से बताते आ रहे हैं। क्लियर है। सो दिस इज द एथिकल इश्यूज, ठीक है। क्या कैसे हम क्लियर कराएंगे, ये मैंने आपको बताया कि इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्लियर होना चाहिए। क्या मतलब क्यों एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, क्या दिक्कतें हो सकती, पेटेंट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज क्या हुई पेटेंट्स को रिलेट, बायोपायरेसी क्या होती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके एनसीईआरटी। हालांकि मैंने एनसीईआरटी का एक लाइन कवर कर लिया, पर देखिए एथिकल इश्यूज, मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन, ठीक है। तो जीन मैनिपुलेशन आप करिए पर रेगुलेटेड मैनर में करिए, नहीं तो कुछ और ही बना के निकलेंगे। सम एथिकल स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड टू एवेलुएट द मोरालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज विच माइट हेल्प और हार्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम क्या कर पाएंगे बच्चों जी, हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये करना है बच्चों और ये नहीं करना है। क्लियर है। गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी, आप अपने एथिक्स से ऊपर जाओगे तो होगा ये कि आप जो है गड़बड़ करोगे, जो कि मैंने बताया क्या क्या हो सकता है, एंटिटी खत्म हो सकती है, इंटीग्रिटी खत्म हो सकती है, हार्म हो सकता है, एक्सप्लॉइट हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट, हो सकता है कि जो आपने मॉडिफाइड किया कुछ और ही बन के निकला और ये इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस होगा और आपका इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। देयरफॉर इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग एसोसिएशन या अप्रूवल कमेटी, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो ये डिसाइड करती है कि आपको इसके बियॉन्ड जाकर काम नहीं करना है, ठीक है। जब भी हम किसी जो है कोई भी अपनी चीज़ बनाते हैं तो दूसरा नहीं ले ले तो हम पेटेंट बनाते हैं। क्लियर है। पेटेंट का होता ये है कि लोग जो है उस पेटेंट को देखते नहीं और उसको जाके इंडस्ट्री में यूज़ करने लगते हैं और बोलते हैं हमारा तुमने राइट खरीदे नहीं, तुम्हें यूज़ करने लगते हो, और इस तरीके से शुरू होती हैं प्रॉब्लम्स। क्लियर है। और प्रॉब्लम्स जो है शुरू होती हैं, फिर किसी को पता चलता है इसने मेरा यूज़ कर लिया है, तो फिर वो क्लेम करता है, लड़ाई झगड़ा होता है, और फिर जिसका होता है वो तो जीत ही जाता है यार, ठीक है। जैसे कि आप देखो, जैसे मैं राइस के बारे में बताया कि राइस एक इंपॉर्टेंट ग्रेन है जो एशिया में कितने साल, 1000 सालों से था। करीब 2 लाख वैरायटी आप राइस की उगाते हैं, जिसमें इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। 27 प्रकार के बासमती राइस जो है वो इंडिया में उगाए जाते हैं। क्लियर है। ओके, कहाँ गया यार, ओके। तो पर अब टेक्स्ट मतलब हमको पता है कि हम सबसे ज़्यादा उगाते हैं, पर 1997 में एक अमेरिका ने बासमती राइस पर अपना पेटेंट, जो 1997 में, सोचो हम तो कब से राइस उगा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने पेटेंट बना लिया, ठीक है, और ये बोला ये हमारा है, ठीक है। This allowed the company to sell a new variety of basmati in US and abroad. और इन पेटेंट्स जो है अप्रूव करा लिया और उन्होंने अपने हमारे इंडिया वाले बासमती को बेचना शुरू कर दिया, हमारा ठीक है। न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इंडियन फार्मर वेराइटीज। एक्चुअली ये जो नया वैरायटी वो उगा रहे थे, ये एक्चुअली इंडिया की ही वैरायटी को मॉडिफाई करके उगा रहे थे, तो वैरायटी तो इंडिया की थी। इंडियन बासमती वो क्रॉस विद सेमी डॉर्फ वेराइटीज, समझ गए। इंडियन बासमती को सेमी डॉर्फ, छोटे वाले दानों के साथ, ये मैंने लिखा नहीं था स्लाइड में, इसलिए एनसीईआरटी हर एक लाइन पढ़ाती हूँ। अब तुम्हें समझ में आया कि मैं एनसीईआरटी क्यों लेती हूँ। गलती से भी मुझे कोई भी लाइन छूट गई तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकूँ। तो बेसिकली अमेरिका में जो राइस बनाया गया बच्चों, वो इंडियन वैरायटी के ही से डिराइव था। तो क्या किया, इंडियन वैरायटी वाले जीन को लिया और उसे एक सेमी डॉर्फ वैरायटी के साथ जो है वो क्या कर दिया, ब्रीड करा दिया, और हमने नया राइस बना लिया। तो बेटा एक तो तुमने हमारी यूज़ की और ये बोल दिया कि नोवेलिटी ये मेरा ही है, ठीक है।
The patent extend to functional equivalent implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patents. ठीक है, और दूसरों को ये बेचने नहीं देते थे कि ये हमारा पेटेंट, हमारा पेटेंट. Several attempts had also been made to patent uses, produce it and process based on the इंडियन ट्रेडिशनल. ऐसे ही फिर उसके बाद बेचने नहीं दोगे, फिर इंडिया है हमारा है और उसने जीत लिया. इसी तरीके से बहुत सारी मेडिसिन, इसमें हल्दी और आपको बताया कि आपका वो है नीम है. तो हमेशा ये याद रखिए कि अगर हम विजिलेंट नहीं रहे, ठीक है, अगर हम देख रेख में नहीं रहे और अगर उन पेटेंट्स को जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और अगर हमारा है वो और इन पेटेंट एप्लीकेशन पे हमने नज़र नहीं रखी, तो हो सकता है कि लोग इसका जो है ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएँ, इससे खूब पैसा कमा लें और इंडिया को इसका फ़ायदा नहीं मिले. तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना पड़ता है. फिर मैंने आपको बताया बायोपायरेसी, किसी पेटेंट को आपने लेगा और आपने जो है एक्स्ट्रा उसको एक्सप्लॉइट करके उगाना शुरू कर दिया, दिस इज़ बायोपायरेसी. ठीक है, समझ में आ गई बात. तो ईच एंड एवरीथिंग इज लिखा हुआ है आपकी स्लाइड में, सो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट्री सब कुछ हो गया. ठीक है, सो इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, आप समरी देख लेते हैं. सब कुछ वो पूरा जो है ना मैंने डिस्कस कर लिया, इसलिए मैंने वो नहीं दिखाया आपको. समरी में क्या क्या, सबसे पहले हमने देखा कि बेसिकली पहला जो चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी यूनिट इज ओवर. पहले चैप्टर में हमने देखा कि प्रिंसिपल एंड प्रोसेस करते कैसे हैं. ठीक है, उसके बाद हमने इस चैप्टर में क्या देखा, इस चैप्टर में हमने देखा एप्लीकेशंस. ठीक है, तो हमने एप्लीकेशंस किस में देखे. ठीक है, डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, हमने नए नए माइक्रोब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है ये प्लांट भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, कैसे बनाए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से. उसके बाद हमने ये बताया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो होते हैं ये एग्रीकल्चर में इनका क्या रोल है. हमने क्या बनाया, हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए, हमने कुछ ऐसे प्लांट बनाए जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है, हमने कुछ ऐसे प्लांट बनाए जैसे कि मैंने आपको कैस्टर का बताया था कि उसमें ह्यूमिलिन जीन बना लेते हैं, ह्यूमिलिन बनाना शुरू कर देते हैं. फिर हमने बताया कि आपका जो जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी उसका मेडिसिन या हेल्थ केयर में क्या यूज़ है, आप कैसे वैक्सीन बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं. ठीक है, ह्यूमन प्रोटीन्स बनाते हैं. ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो है, फिर मैंने आपको बताया कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं. फिर मैंने आपको बताया जीन थेरेपी क्या होती है. फिर मैंने आपको बताया जो है क्या एथिकल इश्यूज हो सकते हैं, पायरेसी क्या है, आपका क्या एक्सेप्शन है, मतलब एथिकल इश्यूज जो हमने क्या क्या फेस किए बासमती, हल्दी और आपका नीम को लेकर. सो बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया है, इस चैप्टर में हमने एप्लीकेशंस डिस्कस किए हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री. ठीक है, ये समरी समझ में आया. हमने इसके पहले वाले चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी करते कैसे, हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते कैसे हैं किसी एक सेल में, एक प्लांट में, एक ऑर्गेनिज्म में. क्लियर है. फिर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से क्या क्या फ़ायदे हैं, इन द फ़ायदा इन द एग्रीकल्चर, फ़ायदा इन द मेडिसिन एंड फ़ायदा इन द इंडस्ट्री. फिर मैंने आपको बताया कि जब ये आप करने जाते हैं तो आपको किस किस एथिकल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है और इसके बियॉन्ड आप क्यों नहीं कर सकते. फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में, वो तो उसी के अंदर एप्लीकेशंस के अंदर आ जाएगा. फिर मैंने आपको बताया कि बायोपायरेसी क्या होती है और क्या क्या जो है हम लोगों ने कंट्रोवर्सीज फेस की हैं कि हमारे पेटेंट को किसी ने चुरा लिया तो क्या हुआ. सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. सो चैप्टर इज, ठीक है, चैप्टर खत्म किया, मज़ा आया पढ़ने में. उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है भी. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप यू लर्न एंड एंजॉय दिस सेशन. मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा लेक्चर पढ़ना है ना, पढ़िए आप, पढ़िए पढ़िए. वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स इन द इंडिया. ठीक है, क्लास 12th में जाइए. ठीक है, मेरी फोटो पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट निकलेंगी, पढ़िए, हर लेक्चर को पढ़िए और दूसरों को शेयर करिए. हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे लेक्चर्स को देखिए, दूसरों को बताइए. शिप्रा मैम के लेक्चर से पढ़ते जाइए. यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई द नीट. सी नीट और एग्जाम में तो फिर कोई सवाल ही मत पूछा करो. ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे प्यारे बच्चों. तब तक थैंक यू सो मच एंड टाटा.